नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं ममता कालिया द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी आपकी छोटी लड़की। शनिवार को पापा ने सुबह बैठक साफ करवाई। उनकी बैठक बस टुनिया साफ कर सकती है। कॉलिन को तो जरा भी तमीज़ नहीं। ज़रूरी से ज़रूरी कागज़ रद्दी समझ कूड़े में बटोरकर फेंक देगी। टुनिया जानती है कागज़ पापा की जान है। एक एक चिट्ठी, एक एक अखबार क्यों रखा हुआ है उसे पता है। मम्मी तो उकता जाती हैं इस सफाई अभियान से। उनका कहना है जितनी देर में पूरे घर की सफाई हो उतनी देर में केवल यह बैठक साफ होती है। एक एक पेपर वेट को चमकाना, पोंछना, पिन कुशन में पिन खोसना, किताबें करीने से रैक में सजाना, इस सब की उन्हें फुर्सत कहाँ। पर टुनिया बोर नहीं होती। वह इस काम को झाड़ू और झाड़न की जुगलबंदी कहती है। फर्श पर बिछे बिस्तर की चादर बदली गई, किताबें ढक ठीक से लगाई गई, रेडियो का कवर और मेज पोस्ट भी धुले हुए बिछाए गए। एक बहुत बड़े साहित्यकार आने वाले थे। टुनिया ने पूछा, पापा क्या इनका पैर उनसे भी बड़ा होगा जो पिछली बार आए थे? फिजूल की बात मत करो, पापा ने घुड़क दिया। पिछली बार भी उनके घर एक बड़े साहित्यकार आए थे। उनके पैर की छाप चादर पर पड़ गई थी। सफ़ेद चादर के बीच वह मटमैली छाप बड़ी अजीब लग रही थी। बाप रे बाप, टुनिया ने सोचा, इतना बड़ा पैर! उसके तो 2-3 पंजे निकल आए इसमें से। उसने तभी सोचा था कि बड़े साहित्यकार का न केवल दिमाग वरन पैर भी बड़ा होता है। पर पापा को कोई खुराफात बर्दाश्त नहीं है। घर में सब स्वच्छ होना चाहिए। कायदे से कमरे में आओ, नमस्ते करो, चाय रखो और चले जाओ। अगर कमरे में कविता पाठ चल रहा हो या गंभीर बातचीत, कभी टोको नहीं। सुनना चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ। दुनिया किताबों की दुनिया से अनजान नहीं। किताबें उसे बेहद प्रिय हैं। वह कुछ भी और सब कुछ पढ़ डालती है जो सामने आ जाए। यह जो साहित्यकार आने वाले हैं, श्री मुक्तिदूत, इनका उपन्यास भी उसने पढ़ा है। उसके मन में उन्हें देखने की उत्कट अभिलाषा है। दुनिया जानना चाहती है वे दूसरे के मन की बात इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ लेते हैं। क्या उनके पास डॉक्टर की तरह कोई स्टेथोस्कोप होता है? एक और बात जो दुनिया की समझ में नहीं आती वह यह है कि कोई साहित्यकार तो 50 पुस्तकें लिखने के बाद भी बड़ा साहित्यकार नहीं माना जाता और कोई महज एक पुस्तक लिखकर महान हो जाता है। पापा थोड़ा बहुत समझाते हैं, फिर अपना शाश्वत वाक्य बोल देते हैं, अभी तो बहुत छोटी है। इतनी छोटी नहीं है दुनिया। दिल दिमाग हजार हजार सवालों से भरा पड़ा है। क्यों क्यों क्यों? उनके घर अधिकतर कलाकार और साहित्यकार आते हैं। यहाँ आने वाले तरह तरह के लोग हैं। एक बार एक कलाकार आए थे, जेब में 300 रुपये और बेशुमार उम्मीदें लिए। वे फिल्मों में संघर्ष करना चाहते थे। शक्ल से कितने भोले लगते थे। उनके घर महीनों रहे थे इसी बैठक में। रोज़ सुबह झोला कंधे पर डाल निकल जाते, स्टूडियो दर स्टूडियो दरबानों से गिड़गिड़ाते। रात को थकान से लस्त और हौसले से पस्त लौटते। पापा उन्हें अपने साथ खाना खिलाते और देर तक उनकी हिम्मत बंधाते। अगली सुबह वे फिर निकल पड़ते। 3.5 महीने की दौड़ धूप के बाद उन्हें एक फिल्म में भूमिका मिली, बस स्टॉप पर खड़े एक गुंडे की, जो चाकू दिखाकर लोगों की जेबें खाली कराता है और फिर चाकू चूमकर विचित्र अट्टहास करता है। हा 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 हा। घर में चाकू चूमने और अट्टहास करने की रिहर्सल करते तो दुनिया कमरे से हट जाती। न जाने क्यों उसे लगता यह भूमिका उस कलाकार की तौहीन थी। उसके बाद वे सभी फिल्मों में गुंडे बने। 2 ही साल में वे फिल्म उद्योग के नामी विलेन हो गए। उन्होंने जूहू पर फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद ली, शादी कर ली और पापा को पहचानने से इनकार कर दिया। पापा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ना वे आहत हुए ना अपमानित। उन्होंने कुछ और साथी ढूंढ लिए। पर मम्मी किचकिचाती रही, जब तक 2 रोटी का ठिकाना नहीं था फलाने जी गले से बंधे रहे। आज रोटी बोटी दोनों का इंतजाम हो गया तो कैसे आंखें फेर ली। जाने इन्हें अक्ल कब आएगी। अरे अब तो यह सदा व्रत बंद करो। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं। क्या मिला तुम्हें मर मर कर? पापा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। न जाने कितने लोगों को 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक उधार दिए जो डूब गए। वर्षों मम्मी के घर खर्च के रजिस्टर में इसे उच्चंत में डाले रखा, फिर हार कर लिखना छोड़ दिया। पापा ने कहा, इसमें क्या झींकना, सारा जीवन ही लेन देन है।
मम्मी बोली, तुम्हारा तो सारा जीवन बस देन देन है। मम्मी को गुस्सा बहुत जल्द आता है। अच्छी बातों में भी वे न जाने कहाँ से आपत्ति ढूंढ निकालती हैं। 21 नंबर में नए किराएदार आए थे, मिस्टर पे। उस दिन उनकी लड़की विनया सामने के लॉन में 2-3 लड़कियों के साथ खेल रही थी। टुनिया भी पहुंच गई। सबने मिलकर रस्सी कूदी, आइस पाइस खेला। वापस जैसे ही टुनिया घर आई, माँ ने जवाब तलब किया, किससे पूछकर गई थी? कपड़े क्यों नहीं बदले? बाकी लड़कियों के कपड़े देखे थे, एकदम परी जैसी लग रही थी। हमारी नाक कटाएगी। लो, हो गई ना सारी शाम गुड़गोबर। माँ की डांट बर्दाश्त नहीं होती और माँ ही सबसे ज़्यादा डांटती है। डांटने के बाद रोने या सुस्त पड़ने का अवकाश नहीं देती, खुद अपनी तबीयत खराब कर बैठ जाती हैं। फिर शुरू हो जाता है पापा की नसीहतों का सिलसिला। कितनी बार कहा है टुन्नो, मम्मी को गुस्सा न करने दिया करो, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं मम्मी का टुनिया? चलो इन्हें पानी में ग्लूकोज पिलाओ। शाम को डॉक्टर गांगुली के पास ले जाना मम्मी को। डॉक्टर मम्मी का ब्लड प्रेशर देखता है, दवा देता है। टुनिया ज़बरदस्त पश्चाताप से भर जाती है। डांट भी उसे ही पड़ती है, अफसोस भी उससे ही होता है। डॉक्टर के यहाँ भी वही जाती है, सॉरी भी वही कहती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई टुनिया को इस सवाल का जवाब नहीं देता कि ब्लड प्रेशर किसका जांचा जाना चाहिए, जिसने डांटा उसका या जिसे डांट पड़ी उसका। इन झमेलों से बिल्कुल अलग थलग दीदी एक अलग दिशा में दौड़ रही हैं। लगभग रोज़ शाम कोई ना कोई शो चलता रहता है। शो के बाद दीदी घर आती है, मेकअप उतार, कपड़े बदल वह आंख बंद कर लेट जाती हैं बिस्तर पर। थोड़ी थोड़ी देर में पापा या मम्मी आकर उसे देख जाते हैं। जब उसकी आंख लग जाती है तो हौले से बत्ती बंद करते हुए पापा कहते हैं, बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है बेबी पर, इसे रोज़ाना एक सेब दिया करो। हर बात दीदी से बांटना चाहती है टुनिया। कल टुनिया ने उसे बताया, कितने बड़े साहित्यकार आने वाले हैं आज। दीदी ने कहा, हाय मैं भी सुनती उनकी बातें, पर क्या करूं, कल से तो नई रिहर्सल शुरू है, मेन रोल मेरा ही है। पापा सुबह से बड़े जोश में हैं। मुक्ति दूत जी के उपन्यास और काव्य संग्रह का फिर से पारायण हो रहा है। जगह जगह लाल पेंसिल से निशान लगाए जा रहे हैं। मुक्ति दूत जी से जमकर बहस करनी है। टुनिया भी साथ साथ पढ़ रही है। इस कमरे का आलम अनोखा है। यहाँ बैठकर मन किताबों में रम जाता है। न समय का ध्यान रहता है, न काम का। तभी मम्मी ने आकर कहा, टुनिया चलो सनीचरी से सामान लाने। टुनिया का जोश जाम हो गया। सनीचरी का मतलब है सूखी मछली की गंधाते ढेर, बाजार की कचर पचर, धूप, पसीना, धूल, बोड़म झोले, कांदा बटाटा, गेहूँ, चावल, मसाले, पातड़ भाजी, खट्टा चूका और खटारा रिक्शा। पूरी बम्बई में कहीं रिक्शा नहीं चलता सिवाय इस सनीचरी के। इस रिक्शे से रूह कांपती है टुनिया की। पहले तो बाजार की एक एक दुकान पर मम्मी को मोल भाव करते देखो, बोलो कुछ नहीं, बस झोले पकड़े खड़ी रहो। फिर जब मम्मी की तसल्ली हो जाए तो सौदा ले लो। बराबर टकटकी लगाकर तराजू देखती रहो, तरकारी वाली कहीं डंडी तो नहीं मार रही। इसी चतुराई से मम्मी महीने का पूरा सौदा सनीचरी से लेंगी। फिर बड़े कौशल से वह सस्ता रिक्शा करेंगी। रिक्शा करने में उनकी 2 शर्तें अनिवार्य हैं, रिक्शा सस्ता हो और रिक्शे वाला विनम्र। झिकझिक करने वालों से मम्मी को बहुत चिढ़ है। रिक्शे में चढ़ते ही मम्मी टमाटर का झोला या तेल की पीपी बगल की सीट पर रख लेंगी और कहेंगी, टुनिया तू यहाँ नीचे बैठ ले, टमाटर कहीं पिच ना जाएं, तेल कहीं बह ना जाए, पीपी में झाल तो लगी नहीं है, थोड़ी ही दूर की बात है। अगर टमाटर या तेल कुछ ना साथ हुआ तो कॉलोनी के ही कोई पड़ोसिन मम्मी को ज़रूर दिख पड़ेगी। मम्मी उसे भी रिक्शे में अपने साथ लाद लेंगी और कहेंगी, टुन्नो तू जरा किनारे पर टिक जा, यहाँ मेरे पैरों के पास। नहीं नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए, हमारी बेटी तो बड़ी सीधी है, जहाँ कहो बैठ जाए, जहाँ कहो खड़ी हो जाए। बच्चों का क्या है, जैसे रखो रह जाते हैं। नहीं बैठना चाहती टुनिया इस तरह, कितनी शर्म आती है उसे। स्कूल की कोई सहेली देख ले या टीचर तो कितनी खिल्ली उड़ेगी उसकी। 8वीं में पढ़ती है, कोई बच्ची तो नहीं, वह क्या घर की नौकरानी है जो पैरों के पास बैठे। इतना ही शौक है मम्मी को पड़ोसी ने ढोने का तो 2 रिक्शे क्यों नहीं कर लेती। टुनिया जब इस तरह बैठती है तो सामने से उसका कच्छा दिखने लगता है। कम से कम टुनिया को तो यही लगता है उसका कच्छा दिख रहा है, बल्कि सारी दुनिया को खबर है कि दिख रहा है। शेम शेम, क्या करे टुनिया। फ्रॉक इतनी लंबी नहीं कि आगे खींच ले,
पीछे से मम्मी की चप्पल चुभ रही है, आगे से यह मुसीबत। बहुत बोर होती है टुनिया इस शनिचरी की कवायद से। ऊपर से गज़ब यह है कि मम्मी इसे तफरीह का नाम देती है। अब अगर घर पहुंच झोले रख टुनिया यह कहे कि वह 17 नंबर वाली पिनहाज दादी के यहाँ जा रही है तो मम्मी डपट कर कहेंगी, बैठ चुपचाप, अभी घूम कर नहीं तो क्या पापड़ बेल कर आ रही है। घर में तो किसी का टिकुआ लगता ही नहीं। जो करूँ मैं करूँ, जहाँ मरूँ मैं मरूँ। मम्मी एक बार बोलना शुरू कर दे तो देर तक चुप नहीं होती, रुक रुक कर उसी विषय पर बोलती हैं। लिफाफे खाली कर दाल के डिब्बों में डाली जा रही है, भाषण चालू। गेहूं कनस्तर में पलटा जा रहा है, भाषण चालू। कांदा बटाटा अलग अलग टोकरियों में रखा जा रहा है, भाषण चल रहा है। धीरे धीरे यह स्वगत कथन में बदल जाएगा। दुनिया मम्मी के पीछे पीछे कुछ इस तरह घूमेगी मानो दोनों के बीच कोई तार जुड़ा है। मम्मी मुड़ेंगी तो वह भी मुड़ेगी, मम्मी झुकेंगी तो वह भी झुकेगी। मम्मी ने चिड़चिड़ाकर एक बार फिर कहा, सुनती नहीं है, फिर और धूप चढ़ जाएगी, जल्दी उठ। पापा ने किताब पर से नज़र उठाई और बोल पड़े बमक कर, क्या तुम सुबह से कुड़कुड़ कर शुरू कर देती हो? आटे दाल के सिवा और कुछ पता भी है? नहीं जाएगी दुनिया, इतने बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। यहाँ कौन बनाएगा चाय? जाना है तो कॉलिन को लेकर जाओ। एक कटकनी नज़र पापा और टुनिया पर डाल मम्मी चली गई। पापा द ग्रेट, टुनिया को मज़ा आ गया। कैसी बाल बाल बची वह सनीचरी से, और कॉलिन क्या खूब फंसी। अभी अभी काम निपटा वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी तो उसने सबकी नज़र बचाकर फूलदान से एक फूल चोरी किया था बालों में लगाने के लिए। टुनिया को सब पता है, रिक्शे में जब पटरे पर बैठना पड़ेगा सारी शान जड़ जाएगी आज। वह तो छूटी किसी तरह। अब जब पापा कहेंगे वह ऐसी फर्स्ट क्लास चाय बनाएगी कि मुक्ति दूध जी भी हैरान रह जाएंगे। दाल पहले से पिसी रखी है, पकोड़े तल देगी। नहीं, दीदी क्यों करेगी मदद? अभी तो वह सोकर भी नहीं उठी होगी। उठेगी फिर तैयार होगी और तत्थई में लग जाएंगी। कल ही तो उसके ड्रामे का 25वां शो खत्म हुआ है, आज नई रिहर्सल शुरू है। वक्त से 1 घंटे बाद मुक्ति दूध जी आए, चमत्कार की तरह, एकदम झकाझक सफ़ेद खादी का कुर्ता पजामा पहने। आते ही हा हा हंसना शुरू। पापा बड़े प्रसन्न। मुक्ति दूध जी ने पहले उन्हें अफसरों की दृष्टिहीनता पर एक छोटा सा दिलचस्प भाषण दिया, फिर उदाहरण, एक से एक अजीबो गरीब। गनीमत है पापा ने बिना बिदके सुन, नहीं तो कोई भरोसा नहीं पापा कब सहसा अफसर बन जाएं। एक बार ऐसे ही किसी कवि के बेतकल्लुफ़ी से बोलने पर पापा ऐंठ गए थे और उन्होंने त्योरियों से बोलना शुरू कर दिया। कवि महोदय पापा को एक असफल मनुष्य बता रहे थे, जबकि पापा अपने को निहायत सफल मानते थे। पर मुक्ति दूध जी एक तो पापा के हमउम्र हैं, दूसरे बात करने का तरीका भी अलग है। चकित है टुनिया। पापा ने बताया था कि मुक्ति दूध जी न नौकरी करते हैं न व्यवसाय, पर कितने अलमस्त, किसी बात की फिक्र ही नहीं। शहंशाह सा अंदाज, गूंज भरी आवाज़, सिगरेट पीने का दिलकश अंदाज, और किस कदर आत्मीय। खाया उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन चाय खूब तारीफ़ करके पी। पूछा, किसने बनाई है? आपकी पत्नी ने? नहीं, दुनिया ने। यह है मेरी छोटी लड़की तूर्णा, पढ़ने में बहुत तेज़ है और चाय बनाने में भी। हा हा हा। मुक्ति दूध जी हंस पड़े। यह लड़की बहुत तरक्की करेगी। मैं तो कहता हूँ जो अच्छी चाय बना सकता है वह दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। तो यह था आपकी छोटी लड़की कहानी का भाग 3। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।